स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज जो हमारा है पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और वो किसका है? मॉडर्न फिजिक्स का। और मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति। और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है तथा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? एकदम सिंपल। जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इससे किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है? विद्युत धारा। और उसे ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो किसी धातु के सतह पर उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश की किरण और विकिरण के गिरने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे हम एक विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रभाव को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश ऊर्जा किसी धातु के सतह पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, और इससे हम एक विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसे ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, व्हेन अ लाइट एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट्स ऑन अ मेटल सरफेस देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ड्यू टू दिस एमिशन इसीलिए कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, ड्यू टू दिस एमिशन वी कैन डेवलप इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी धातु के सतह का कार्य, अच्छा एक चीज और इसमें था कि आवृत्ति बढ़ाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है और निरोधी विभव का भी मान बढ़ जाता है। क्या एकदम क्लियर है? और जल्दी से अगर आपको ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, किसी धातु के सतह का कार्यफलन क्या है? ये बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है कि कोई मेटल प्लेट है, जब उस पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जो कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलने के लिए चाहिए, जितना से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए कम से कम, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल जाए, उसी को कहते हैं कार्यफलन। बहुत ही आसान है। सीजियम का सबसे कम होता है और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है। ट्रिक है कि, अच्छा फिर से एक बात, कि इन सभी से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो सिर्फ ये शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस नहीं है, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस है। तो किसी धातु के सतह का कार्यफलन, तो भैया सीजियम का सबसे कम होता है और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है। सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और चमकदार जो भी धातु होगा ना, चमकने वाला, उसका वर्क फंक्शन अधिक होता है, और जो कम चमकने वाला होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है। ठीक है, ज्यादा चमक वर्क फंक्शन ज्यादा, कम चमक वर्क फंक्शन कम। ठीक, चलिए धीरे धीरे बच्चे लगता है कि जुड़ रहे हैं और हम समझ सकते हैं। क्लास के बाद क्लास, जस्ट क्लास, तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, लेकिन परंतु चलेगा। किसी चालक के, अच्छा ये एक बार पढ़ देते हैं। किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह इलेक्ट्रॉन सतह से निकल सके, उस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु के सतह का कार्यफलन सतह की प्रकृति तथा पदार्थ के गुण तथा उसमें मिले अशुद्धियों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी का एक और डेफिनेशन किसी चालक के सतह से उपयोग, अच्छा
ये प्रकाश के विद्युत प्रभाव का एक और डेफिनेशन है, यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। किसी चालक के सतह से उपयुक्त आवृत्ति वाले प्रकाश के विकिरण से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रक्रिया से उत्पन्न विद्युत धारा को फोटो विद्युत धारा कहते हैं। अब देहली आवृत्ति की परिभाषा दें या परिभाषित करें। देहली आवृत्ति, देहली मतलब होता है दहलीज। जब इलेक्ट्रॉन किसी सतह के दहलीज को लांघ दे तो भैया प्रकाश के पास दो चीज है, समझिए, या तीन चीजें, चार चीजें, पांच चीजें। उसमें एक चीज है आवृत्ति। आवृत्ति जो बहुत एनर्जी होगा उसका आवृत्ति अधिक होगा, तो वो आवृत्ति, वैसा आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन को वो निकाल दे। प्रकाश का आवृत्ति गया और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। दो चीज जो है इंपॉर्टेंट, आवृत्ति और तीव्रता, याद रखिएगा। आवृत्ति कलर से पता चलता है और तीव्रता चमक से पता चलता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन सतह से निकल जाए, मतलब दिए, एक दिए नहीं निकला, दो दिए नहीं निकला, 100 दिए नहीं निकला, 200 दिए नहीं निकला, लेकिन 300 दिए निकल गया, तो कम से कम कितना देना पड़ेगा? 300। नहीं, कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, बोलते कम से कम इतना रुपया दीजिएगा तब हम खरीद, मतलब इतना रुपया दीजिएगा तब हम सामान देंगे, ऐसा बात होता है ना। मतलब नहीं, दुकानदार बोलता है कि इससे कम नहीं हो सकता है, तो वो है कम से कम। तो कम से कम इतना दीजिएगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक। धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। कल हम क्या किए थे? कल वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का बताए थे और साथ में उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझाए थे कि कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट्स को कवर करते हुए करना है। तो आज हम उस चीज को थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, अब लगातार कंटिन्यूअसली एक चीज, मेन चीज आपको बताते जा रहे हैं। और ये सब एक बार सुने रहिएगा, एक बार प्रैक्टिस किए रहिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखिएगा। चलिए, धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह महत्तम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। मतलब आवृत्ति का जस्ट उल्टा होता है तरंगदैर्घ्य। तो कम से कम आवृत्ति है तो देहली तरंग ज्यादा से ज्यादा होगा, देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो भैया प्रकाश गिर रहा है, जब इसका तरंगदैर्घ्य अधिक है यानी आवृत्ति कम है, तो अधिक तरंगदैर्घ्य आया, कम आवृत्ति यानी नहीं निकला। और थोड़ा तरंगदैर्घ्य कम आए, थोड़ा आवृत्ति बढ़ाए, एक समय ऐसा आया निकल गया, तो वो बोला जाएगा अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह महत्तम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। अच्छा सर, इसमें क्या सिर्फ इतना ही लिखेंगे? एक मिनट के लिए थोड़ा सा फिर से आते हैं, एक मिनट के लिए वर्क फंक्शन पे आते हैं। वर्क फंक्शन में थोड़ा सा एक चीज जरूर लिख दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है, थोड़ा सा ये फाई। और एसआई यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, एसआई यूनिट जूल। अच्छा, कोई भी टॉपिक पूछे ना, उस टॉपिक के बारे में जितनी महत्तम जानकारी हो वो सही जानकारी देने की कोशिश किया, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या है? जूल। बट वी यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यूज किसको कहते हैं? करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई तकलीफ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देहली आवृत्ति को जब आप परिभाषित कर दिए तो ये जरूर एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फाई बराबर एच न्यू नॉट। ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। ये फाई है वर्क फंक्शन और ये न्यू नॉट ही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लीज दोस्तों इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। हम कहते हैं कि देखिए अभी एक सवा घंटा कल क्लास हुआ था शॉर्ट आंसर का, 2 घंटा, डेढ़ पौने 2 घंटा आज हो जाएगा, 2 घंटा मान लिया जाए तो 3 घंटा हुआ, 2 घंटा और होगा तो मान लिया जाए 5 घंटा। 5 घंटा अगर आप उसके साथ बैठ जाएं और कॉपी का पेन पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो क्या 5-10 घंटा तो 2 दिन में, 3 दिन में जब कर लें, एक बार समझें, फिर से थोड़ा सा टाइम दे दें, फायदा ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है I बराबर एच सी बाय लेमडा नॉट।
जहां की लेमडा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निरोधी विभव को परिभाषित करें। निरोधी विभव क्या होता है? ध्यान से, निरोध मतलब होता है रोकना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब मेटल प्लेट पर प्रकाश गिरा, जब मेटल प्लेट पर प्रकाश गिरा, जब मेटल प्लेट पर प्रकाश गिरा, ठीक, अब उससे निकलने लगा क्या? इलेक्ट्रॉन। उससे निकलने लगा क्या? इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, ये भाग रहा है, इसको हमको रोकना है। तो उल्टा एक पोटेंशियल लगाना पड़ता है जो इसको रोक देता है, और उसी को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसा ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। ये एक ऋणात्मक विभव है जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक करके धारा को क्या कर देता है? शून्य कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और फाई एनर्जी माइनस फाई बराबर होता है KE मैक्स। और जितना ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, वो वही उसी एनर्जी को क्या करना? हमको रोकना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाकर। तो KE मैक्स इक्वल टू होता है EVS। यहां VS ही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, इस बात को समझिए। आप इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये एक लाइन लिखा, कोई बच्चा इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये सब चीज किया। देखिएगा प्लीज, आप खुद ही अभी जवाब दीजिएगा। मेटल प्लेट बनाया, मेटल प्लेट यहां लिखा, यहां लाइट लिखा, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन लिखा, ठीक, इलेक्ट्रॉन लिखा, और इसके पास एनर्जी दिखाया KE मैक्स। और उसके बाद ये क्या? आप बताइए, आप किसको ज्यादा मार्क्स दीजिएगा? आप बताइए, दूसरे की मत बात कीजिए। आप सोचिए, आप ही टीचर हैं, आप अपने कॉपी को एक टीचर के नजरिए से देखिए, अपने कॉपी के नजरिए से मत देखिए। आप बताइए, आप किसको बेहतर मार्क्स देंगे? वो जो ये एक लाइन लिख दिया है, वो जो ये सब भी किया है, आप किसको? तो ये अच्छा, ये नहीं कि झूठ मूठ का कुछ से कुछ करके कॉपी भर देना, वो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं उसको अच्छे से साफ साफ लिख देने से उसको लगता है कि बच्चे को आता है। प्रकाश उत्सर्जन सेल से आप क्या समझते हैं? सब देखिए, कुछ नहीं, ये एक सेल है। सेल मतलब बैटरी, जो कि विभवांतर उत्पन्न करता है, जानते ही हैं। कैसे उत्पन्न करता है? प्रकाश से। प्रकाश गिरा, एक ऐसे करके अर्धबेलनाकार प्लेट बनाया रहता है, जिसपे क्षारीय धातु से, क्षारीय मतलब अल्कलाइन मेटल से पॉलिश रहता है, और उस पे जैसे ही लाइट गिरता है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और वो प्लेट की ओर भागता है, जिससे कि एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे कि अगर आप वहां पे बल्ब या कुछ लगाए हुए हैं तो बल्ब जलेगा या बैटरी चार्ज होने लगेगा। बात समझ में आई? तो इसी को कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जन सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस युक्ति में उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को उत्सर्जक सतह पर आपतित कराया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर संग्राहक सतह की ओर भागता है और इसके परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम घरेलू कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग प्रकाश सुग्राही स्विच के लिए भी कर सकते हैं। इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्सर्जक सतह पर क्षारीय धातु का लेप चढ़ाया जाता है। यही है इसका फोटो। ये देखिए, ये प्लेट जैसा है, ये प्लेट जैसा। अगर सर हम नहीं ऐसा फोटो बना पाए तो कुछ नहीं, देखा दिखाते हैं आपको, बनाने के लिए सिखा देते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे इस तरह से ये एक प्लेट जैसा हुआ। इधर से लाइट आएगा
और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां एक और प्लेट लगा हुआ है, ये हुआ कैथोड और ये हुआ एनोड, और इसको ऐसे करके कनेक्ट करके यहां बल्ब जला हुआ। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है और ये घूमता है, यही है। किसी चीज को थोड़ा और बढ़िया से बनाया हुआ यही चीज है। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये देखिए सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड। कोई तकलीफ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी आ रहा है आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि 10 मिनट पढ़ करके कैसे टॉप करें, तो इंतजार करें उस वीडियो का। तब तक ये क्वेश्चन पढ़ें। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के संदर्भ में देहली आवृत्ति का क्या महत्व? अब देखिए, देहली आवृत्ति मतलब एक ऐसी आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी दहलीज को लांघ दे। तो भैया इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऐसा क्या महत्व है? इसी बात से आइंस्टीन साहब ने बोला कि प्रकाश में कण की प्रकृति है। यही बात सबसे खतरनाक था। क्यों? क्योंकि बोला अगर कण नहीं होता तो भैया थोड़ा देर तक दे देते, कम आवृत्ति वाले से भी निकल जाता। बात को समझिए, यानी कि अगर हमको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम ऊर्जा दे रहे हैं, कम ऊर्जा वाला भी प्रकाश देते और थोड़ा ज्यादा देर दे देते तो निकल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक खास ऊर्जा जब पड़ा तभी निकला, यानी कि उसके पास एक ऊर्जा का पैकेट था, जब तक वो पैकेट नहीं फेंका तब तक नहीं निकला। इतना शानदार चीज है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति यह निश्चित करता है कि प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। यह प्रदर्शित करता है कि बिना निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर नहीं आ सकता, चाहे समय अंतराल बड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है, इसका भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज ये सब क्वेश्चन देखिए। क्या और क्यों वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसका जल्दी से 10 सेकंड के अंदर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे हम ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्दी ले लीजिए। लिए 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 अरे बोलिए लिए। ठीक है, नहीं ले पाए क्या? चलिए अब ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली तरंग क्या है? डी ब्रॉगली तरंग के लिए व्यंजक लिखे। ठीक है, अब देखिए डी ब्रॉगली वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि प्रकाश के पास दोनों प्रकृति है, कण वाली भी प्रकृति है और तरंग वाली भी प्रकृति है। ठीक, और तो और प्रकाश के पास तो दो तो प्रकृति है ही, इलेक्ट्रॉन के पास भी दो प्रकृति है, कण वाला भी और तरंग वाला भी। तो यही दोनों डी ब्रॉगली ने सिद्धांत दिया, एक 1923 में दिया, एक 1924 में दिया। बात समझ रहे? तो 1923 में उन्होंने क्या बोला? 1923 में बोला कि प्रकाश जो है, प्रकाश, ठीक है, उसके पास द्वैत प्रकृति है, उसके पास द्वैत प्रकृति है। तो वो कण के साथ साथ उसमें तरंग की भी प्रकृति है और तरंग के साथ साथ कण की भी प्रकृति है। ठीक, तो in 1923 de Broglie has given a principle according to him photon is not only a bundle of energy but it has motion with wave nature। ठीक है, इसके पास क्या सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने क्वांटम सिद्धांत तथा तरंग सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि फोटोन ऊर्जा का एक बंडल ही नहीं बल्कि उसमें गति के साथ साथ तरंग भी है, अर्थात फोटोन में तरंग के गुण उपस्थित है। यानी फोटोन जो है, उन्होंने कैसा फोटोन का फोटो बनाया था? देखिए, फोटोन का फोटो उन्होंने ऐसा बनाया था, ऐसा यही बनाया था उन्होंने फोटोन का फोटो। देखिए सर, इसमें क्या है? ये देखिए, ये गोल जो दिखाता है ये पैकेट को दिखाता है और बीच में तरंग जो दिखाता है उसके वेव नेचर को दिखाता है। बात समझ में आई? बड़ा मजेदार है। यही है उनके हिसाब से फोटोन। बात समझ में आई? अब फिर इलेक्ट्रॉन जो है, अब बाद में क्या बोले? 1924 में बोले कि अरे इलेक्ट्रॉन में भी दोनों गुण है। मतलब लोग पहले इलेक्ट्रॉन को समझते थे कण और उसमें सोचते थे कि तरंग नहीं है। ठीक है, और प्रकाश को पहले समझते थे तरंग, उसमें कण नहीं है। लेकिन असल में पता चला कि इलेक्ट्रॉन में भी कण के साथ तरंग वाला गुण है और प्रकाश में भी तरंग के साथ कण वाला गुण है। तो दोनों चीज साबित हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से समझ रहे हो?
तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में यह विचार रखा कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इसको ऐसे करके घेर दीजिए। हाँ, द्रव्य कणों में भी होती है, बल्कि उन्होंने बताया कि जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। गतिमान द्रव्य कणों से तरंगें संबंध होती है। इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। और इसका जरूर लिख दीजिएगा फॉर्मूला, लैम्ब्डा इक्वल टू h/p यहां लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा लैम्ब्डा इक्वल टू h/mv। बात समझ में आई? ठीक है। यहां p है मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अगर ये सब लिखते हैं तो देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा हमको लगता है कि नहीं कोई बच्चा टॉप कर सकता है, यहाँ के भी बच्चे में बहुत सारा पोटेंशियल है, कोई भी बच्चा टॉप कर सकता है, कि सिर्फ बोलने से टॉप नहीं होता है, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है। पी मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, संवेग, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का नियम लिखें। ये क्वेश्चन का तो हम आपसे बोलेंगे अभी मेरे बताने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और जो क्वेश्चन दोनों जगह पूछने की संभावना हो उस क्वेश्चन को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव का नियम लिखें। ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव का नियम क्या है। पहले एकदम सिंपल कि किसी भी धातु पृष्ठ पर, धातु के सतह पे, मेटल सरफेस पर जो प्रकाश गिरती है तो उसकी जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के दर के समानुपाती होता है। यानी कि अगर तीव्रता ज्यादा होगा, यानी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन गिरेगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो किसी धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। परंतु इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के दर को आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं। तीव्रता इंटेंसिटी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तीव्रता इंटेंसिटी, तीव्रता चमक, आवृत्ति कलर, ठीक। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। गतिज ऊर्जा जो है, ये जो निकला वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्या ठो निकला वो तीव्रता पर निर्भर करेगा, और कितना तेज निकला वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा। एक मिनट थोड़ा सा समझा ही देते हैं। अभी क्या याद रखिएगा कि भाई खाली परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, समझाया। इधर ध्यान दीजिए। मान लिया जाए ये कोई लाइट गिर रहा है, ठीक है। इस लाइट के पास दोनों चीज है, इस लाइट के पास दोनों चीज है, फ्रीक्वेंसी भी है और इंटेंसिटी भी। इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या पे असर पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन कितना तेज जाएगा इस पर असर पड़ता है। तो ये कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी से, ये कनेक्टेड है इंटेंसिटी। संख्या इंटेंसिटी से, तीव्रता से कनेक्टेड है, और कितना तेज भागेगा ये आवृत्ति से कनेक्टेड है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। देखिए, एक फोटो में कितना चीज क्लियर हो गया। एक तो फोटो, ये अगर कोई आदमी समझ जाए कि क्या हो रहा है, प्रकाश गिर रहा है तो इंटेंसिटी भी है, आवृत्ति भी है। इंटेंसिटी का रिलेशन है कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है कितना तेज। ठीक। और लास्ट नहीं, चौथा, धातु की सतह पर प्रकाश के, अच्छा, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है। धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने के तुरंत बाद उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस प्रक्रिया में कोई समय पश्चता नहीं होती, ठीक। और लास्ट नंबर जो है कि अगर देहली आवृत्ति से कम दीजिएगा तो नहीं निकलेंगे। एक खास वाला बंडल दीजिएगा
तब तो हम निकलेंगे, नहीं तो हम नहीं निकलेंगे। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। बहुत ही अच्छा सिंपल पॉइंट वाइज वाला क्वेश्चन है, जरूर इसको समझ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, और ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए प्लीज प्लीज दोस्तों, ये वाला भी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं फोटोन के गुणों को लिखें। फोटोन के 4 गुणों को लिखें। तो फोटोन ऊर्जा का एक बंडल है जो प्रकाश की गति से चलता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका अर्थ है कि फोटोन विराम में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, विराम में मिल भी नहीं करेगा आपको। अस्तित्व, अरे बाप कैसे लिखेंगे अस्तित्व? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, अस्तित्व ऐसे लिखेंगे, अस्तित्व। हाँ अब पकड़ाया, विराम में इसका अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान। ठीक, अब हम तुरंत पढ़े थे लेमडा बराबर h/mv, तो m बराबर लिखेंगे लेमडा h/λ भी, h/λ भी। ठीक, फोटोन के संवेग का परिमाण। ठीक है, तो P बराबर U/c, या नहीं तो इससे अगर लिखिएगा तो mv बराबर h/λ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फोटोन की ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के पर E बराबर hc/λ। अगर फोटोन का एनर्जी पूछेगा तो E बराबर याद रखिएगा क्या, h न्यू, क्या रखिएगा, h न्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए, ये वाला भी आप जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग को कुछ कुछ याद है? बताइएगा, ये वाला बताइए। जैसे ये लाइट गिरा इस पे, ये लाइट गिरा, बताइएगा, ये लाइट गिरा, ठीक, और इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन, ये अगर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक, और इसको निकलने में जो खर्च हो गया वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम, वो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। यही है आइंस्टीन का इक्वेशन। 50 इलेक्ट्रॉन वाला वोल्ट वाला एनर्जी गिरा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया निकलने में या निकलने में लगा, तो कितना बचा काइनेटिक एनर्जी? मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम। फास्ट बताइए, तो ये कितना होगा? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, कोई कोई बच्चा जो कि ढंग से नहीं पढ़ा है साल भर, उसको परेशानी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी हम एक बात बताते हैं। पहले तो जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, धैर्य के साथ देखिए, फिर एक बार जाके कॉपी पढ़िए, थोड़ा सा मन में चीजों को कीजिए, अब फिर एक बार देख लीजिए। आप देखिएगा आपका, देखिए समय नहीं दीजिएगा तब तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगा। सर समय तो मिल जाता है, डेटा कहाँ से आएगा? ये बात आपकी सही है और इसका इलाज किया जाएगा। डेटा हम लोग बात करते हैं जियो वाले से, डेटा आपको फ्री मिलेगा। तो जानते हैं दोस्तों, ये है एनर्जी h न्यू, और ये है फाई, और ये है ke मैक्स। तो हम क्या किए, इसमें ये घटा दिए थे, यही है h न्यू माइनस फाई बराबर ke मैक्स। ke मैक्स, यही है आइंस्टीन का इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू नॉट, h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर के मैक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h न्यू माइनस फाई को अभी तुरंत सिखाए थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकलने के लिए, और EVS, जो आपका मर्जी है लिख दीजिए। तो एकदम सिंपल है। देखिए, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार धातु के सतह से
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा धातु पर आपतित ऊर्जा तथा सतह के कार्य फलन के अंतर के बराबर होता है। देखिए कितना सिंपल बात है। आप दिए 50, खर्च हुआ 40, खर्च हुआ 10, बच गया 40, तो दोनों का अंतर निकालिएगा तो इसके बराबर। यही बात लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार, ठीक है, धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा धातु पर आपतित ऊर्जा तथा सतह के कार्यफलन के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं है। ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो देखिए इधर आप जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h/mv। 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी ½ m²v²। 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग लिख देंगे E बराबर mv², ठीक है। तो √2m इंटू E, यही E दिया हुआ है, बराबर mv। तो अब देखिए mv के जगह पे तो कहता है तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m इंटू E। इतना को निकाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 मार्क्स मिल सकता है एकदम सिंपली ये करने से। बात समझ में? खाली यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, और यहां लिख दीजिएगा चूंकि, यहां बगल में लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिएगा चूंकि के ई इक्वल टू कितना दिया हुआ ई, ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं एटॉम। तो हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन समाप्त हो गया। हम लोगों ने लगभग कितना क्वेश्चन पढ़ा? 12 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो सेकेंड चैप्टर है। प्लीज दोस्तों कंसंट्रेट कीजिए, चाहे जो हो जाए लगे रहेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विफलताओं को लिखें, थोड़ा जल्दी जल्दी, ये आसान है। 11th में भी केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, 12th में फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की विफलता है। रदरफोर्ड साहब बोला था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, जहां मन तहां चक्कर लगाएगा, ठीक, जहां मन तहां चक्कर लगाएगा। तो विफलता यही हुआ कि कहीं भी चक्कर लगाएगा तो धुरुम से गिर जाएगा। कहां पे? नाभिक में। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि जब कहीं भी चक्कर लगाएगा तो उससे निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW रेडिएशन, उसका एनर्जी घटते जाएगा और नाभिक उसको पकड़ के खींच लेगा। परंतु ऐसा होता नहीं है, परमाणु ध्वस्त हो जाएगा, परंतु ध्वस्त होता नहीं है। और एक चीज बोला कि जब लगातार ऊर्जा निकलेगा तो भैया जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एकदम कंटिन्यूअस आना चाहिए था हमारा वर्णपट स्पेक्ट्रम, लेकिन उसमें काली काली रेखाएं हैं। ये भी बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित पथ पर नाभिक का चक्कर लगाता है, अतः इससे होना चाहिए, इससे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न, अच्छा, इससे विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाना चाहिए और परमाणु ध्वस्त हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। यानी रदरफोर्ड का जो था सिद्धांत, उसके हिसाब से तो परमाणु बर्बाद हो जाना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। और रदरफोर्ड के अनुसार ऊर्जा लगातार उत्सर्जित होना चाहिए, परंतु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में देखा गया कि ऊर्जा की रेखाएं लगातार नहीं है, वर्णपट में कुछ काली रेखाएं हैं, अतः रदरफोर्ड मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक। चलिए बोर के परमाणु मॉडल को लिखें। किसके परमाणु मॉडल को लिखना है बाबू? बोर के परमाणु मॉडल के। बहुत बढ़िया, कम से कम 4 ठो एकदम आसान आसान, एकदम मन को शांत कीजिए, एकदम सिंपल बता देते हैं। पहला, बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है जहां पर, उसको कक्षा कहते हैं, उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, पहला। दूसरा, चक्कर लगाने के लिए जो उसको चाहिए अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, दूसरा। तीसरा, जहां पर चक्कर लगाएगा उसका कोणीय संवेग यानी MVR,
h/2 के पूर्णांक गुणनफल होता है। h/2 के पूर्णांक गुणनफल होता है, यानी MVR बराबर NH/2। MVR बराबर NH/2। MVR बराबर NH/2। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन को अब क्या है, ये तो सब जानता है। देखिए आपके पास जानकारी है, उस जानकारी को लिखने में ही परेशानी है। तो इलेक्ट्रॉन को जब बाहरी ऊर्जा मिलता है तो वो आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में जंप मारता है और छोड़ के फिर अंदर, बाहर से अंदर आता है। तो लेके जाता है, छोड़ के आता है, लेके जाता है, छोड़ के आता है। इसको ट्रांजिशन कहते हैं, संक्रमण। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूर्णन करता है, जिसे कक्षा कहते हैं, और इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। एक लाइन लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमेगी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 के पूर्णांक गुणनफल होता है। और ये जो n है ये कक्षा की संख्या, और इसको स्थिर कक्षा बोलते हैं, स्टेबल, ठीक है, ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी ऊर्जा दी जाती है तो यह बाहरी कक्षा में चली जाती है और इसे संक्रमण कहते हैं, और छोड़ के वापस भी आ जाती है तुरंत। ठीक है, उसके बाद है बोर के परमाणु मॉडल की विफलताओं को लिखें। VVI बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर का परमाणु मॉडल भी विफल हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला विफलता, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, कोई लिख देता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए सिर्फ है, नहीं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो उसमें क्या क्या आएगा? उसमें H आएगा, He+ आएगा और Li++ आएगा। इस तीनों के लिए ही सिर्फ बोर मॉडल सही है, बाकी के लिए सही नहीं है, पहला। ठीक है, दूसरा, अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे सजाया गया है ऑर्बिट में, इसकी भी चर्चा नहीं है। 2 हो गया। तीसरा कि भैया वो जो स्पेक्ट्रल लाइन बना, उस लाइन के बीच में भी पतली पतली धूमिल रेखाएं थी। बोर साहब से पूछा, बताओ ये धूमिल रेखा कहां से आया? बोलता है हमको पता नहीं है कहां से आया। तो बोला ये तो तुम्हारा फेल्योर हो गया। बोला जो मानना है मान लो। तो लिख दिया गया कि इसको, यानी बोर को, इस दोनों लाइन के बीच जो पतरका लाइन है जो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक, और अब बोला कि एक देखो तो ये देखो ज्यादा चमकदार लग रहा है, ये कम, ऐसा का है? बोला हमको भी नहीं पता। बोला गजब आदमी हो यार तुम तो। बोला कि ठीक है। तो फिर लिख दिया कि बोर को अपने ही जो लाइन निकाला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इसमें चमकदार कौन, एक ज्यादा है एक कम है, इसके बारे में क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। इस सिद्धांत के आधार पर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। यह 2 स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच पाए जाने वाले धूमिल सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। यह 2 स्पेक्ट्रल रेखाओं के सापेक्षिक तीव्रता में अंतर की व्याख्या नहीं कर सका। यह इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं में वितरण की व्याख्या नहीं कर सका। 4 ठो बोल दिए। और 5वां, इलेक्ट्रॉन में तरंग का गुण है, यह तो डी ब्रोगली बताया, बोर साहब तो बताए नहीं पाए थे। तो यह इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सका। बहुत बढ़िया सॉलिड क्वेश्चन है, सॉलिड समझते हैं ना, एकदम लिखने में मजा आने वाला क्वेश्चन वैसा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? बहुत ही आसान। हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, उससे प्रकाश को पास कराइए और उधर वर्णपट पे स्पेक्ट्रम देख लीजिए हाइड्रोजन। अब उसमें होता क्या है, जितना लाइट आप भेजे थे श्वेत प्रकाश, आपको मिला, लगा था कि 7 रंग दिखेगा, 7 दिखता नहीं है, कहीं 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 बीच में गैप हो जाता है। अब वही चीज कहीं दूसरे वर्णपट पे आपको दिखने लगता है जो गैप हुआ। तो 2 प्रकार का वर्णपट होता है। एक अवशोषण वर्णपट जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर के जंप मार के भागा है, और एक उत्सर्जन वर्णपट, जब वो लौटा है तब जो वर्णपट बना है। ठीक, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको जब लिखना होगा तो ये सब मन में थोड़ा सा सोच लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या। तो ये एक वर्णपट है, स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन गैस से प्रकाश को गुजारने से प्राप्त हुआ है। इतना आपके मन में आ जाएगा,
तब आप ये सोचिएगा कि जब प्रकाश गुजर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा को लेके भाग गया होगा, तो वो ऊर्जा यानी वो तरंग दैर्घ्य गायब हो गया होगा, तो वहां पे डार्क हो गया होगा। ठीक है, काली काली रेखाएं, पतली पतली रेखाएं मिलने लग जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जब परमाणु बाहरी ऊर्जा को ग्रहण करती है तो इसके इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में चले जाते हैं, और जब यह वापस अपनी उसी कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में लौट कर आती है तो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो एक फोटोन के रूप में निकलती है, जिसका कुछ तरंग दैर्घ्य होता है। जब हाइड्रोजन गैस से प्रकाश गुजारा जाता है तो इससे निकलने वाली प्रकाश से एक वर्णपट का निर्माण होता है, इसमें कुछ पतली रेखाएं प्राप्त होती है, इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है ये भी क्वेश्चन, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये भी, लेकिन थोड़ा इसमें लिखने में मेहनत लगता है। ये देखिए, ये दो तरह का स्पेक्ट्रम हम आपके सामने यहां देखिए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है अवशोषण, जो हाइड्रोजन से पार किया है, तो ये जो सातों एकदम दिखना थे, इसमें कहीं कहीं डार्क लाइन हो गया। ठीक है, तो अवशोषित हो गया है। और ये क्या है, ये क्या हो गया, उत्सर्जित होने वाला है। ठीक है, तो जहां जहां ये पूरा डार्क था, लेकिन जो उत्सर्जित हुआ है वो सब यहां लाइन दिख गया। और ये न अवशोषित न उत्सर्जित, ये कंटिन्यूअस, ये अवशोषित और ये उत्सर्जित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्तों। लाइमन या पाश्चन श्रेणी क्या है? अब ये क्वेश्चन पूछ दे, हम उस दिन क्रैश कोर्स में ये बताए भी थे, तो हम बोले थे कि ये क्वेश्चन पूछ देना तो आंसर लिखने के बाद बगल में थैंक यू भी लिख देना, इस आपने इतना हल्का क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए हम मतलब कोई भी इंसान ना कड़ी परीक्षा से गुजरना नहीं चाहता है, पर आप हम भी नहीं चाहते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान कड़ी परीक्षा से नहीं गुजरना चाहता है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक, लेकिन कड़ी परीक्षा से किसी ना किसी को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, कोई चाहता नहीं है। लेकिन जब वो कड़ी परीक्षा से गुजर करके, जब भले वो नहीं चाहता है और गुजर जाता है हिम्मत बांध के, तो वही सफल हो जाता है। तो हम जानते हैं कोई भी आदमी हम ही को बोलेगा कि तुमको बहुत टफ वाले क्वेश्चन वाले एग्जाम में बैठाएंगे, तुम्हारा मन है बैठने का, अरे बोले कायल भाई जान क्यों लोगे, छोड़ दो, नहीं बैठाओ हमको, कोई भी नहीं। टीचर खुद परीक्षा देना नहीं चाहता है और बच्चा को बेचारे को धोपते रहता है, अरे तुम परीक्षा दो, तुम टेस्ट काहे नहीं देते हो। और टीचर को खुद ले लीजिए कि हम टफ क्वेश्चन देंगे, आप दीजिए, तो बोलेगा नहीं। टीचर को बोल दीजिए कि खुद से डेरिवेशन कीजिए, तो बोर्ड पे नहीं हम लिख के लाएंगे पहले से। अब देखिए, तो टीचर ही भाग रहा है, तो बच्चा कहां से वो सोचेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह की चीजें होती है। कोई भी आदमी कड़ी परीक्षा से नहीं गुजरना चाहता है, लेकिन हिम्मत करना पड़ेगा उस दिन थोड़ा सा। अब आ जाइए, थोड़ा लाइमन और पाश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, लाइमन में क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी भी बाहरी कक्षा से एक नंबर पे आ गया, लाइमन सीरीज कहीं भी 2, 3, 5, 7, 75, 74 कहीं से भी कूद के एक पे आना चाहिए। उससे जो एनर्जी निकलेगा, उसका जो सीरीज प्राप्त होगा, उसको कहेंगे लाइमन सीरीज। समझ गए? कहीं से भी 2 नंबर पे आ जाएगा तो उसको कहेंगे बामर सीरीज। कहीं से भी 3, 4, 5, 6 कहीं से भी कूदेगा 2 पे, तो 3 से कूदेगा तो अलग रेडिएशन, 4 से कूदेगा अलग रेडिएशन, 5 से कूदेगा अलग रेडिएशन, 6 से तो भैया 2 पे लेकिन कूदना चाहिए, कहीं से भी कूदा उससे रेडिएशन निकलेगा और उसको कहेंगे बामर। और कहीं से भी 3 पे कूदाओ तो उसको कहेंगे पाश्चन, कहीं से भी 4 पे कूदा उसको कहेंगे ब्रैकेट, कहीं से भी 5 पे कूदा उसको कहेंगे पिफंड, कहीं से भी 6 पे कूदा उसको कहेंगे हम्फ्री। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान है। जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी रेखाओं को लाइमन ने सन 1916 में खोजा था, इसलिए इन रेखाओं को लाइमन श्रेणी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, ये किस भाग में मिलता है, पराबैंगनी। बामर किस में मिलता है, विजिबल। ज्यादातर यही 2-3 पूछा जाता है। लाइमन किस में मिलता है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी में ज्यादा ही। बामर कितने में मिलता है, बामर मिलता है
आपको क्या कह सकते हैं, विजिबल में, और पाश्चन वगैरह किस में मिलता है, इंफ्रारेड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जब किसी, अब यही चीज सेम टू सेम लिखा हुआ है, जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे, यहां खाली पहले की जगह पे क्या लिख दिए, तीसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में, देखिए क्या क्या वर्ड में चेंज आया, पहले की जगह पे तीसरे आ गया, पराबैंगनी की जगह पे इंफ्रारेड आ गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी की रेखाओं को पाश्चन ने डैश में खोजा था। कब खोजा था नहीं पता है, इसलिए इन रेखाओं को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। अब देखिए पाश्चन ने कब खोजा था हमको खुद नहीं पता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ था 1916, तो हम बोल दिए, मेरे लिए बड़ा आसान था, लिखा हुआ था तो बोल दिए। बच्चा को सोचेंगे कि बच्चा को सब याद हो जाए, ऐसा बात नहीं होता है, लेकिन हाँ कोशिश किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले खोजा कौन गया था पता है, वो हमको याद है, वो खोजा गया था बामर, और 1888 के आसपास खोजा गया था। आपकी कॉपी सब में लिखाएंगे, सोचिए ना, मतलब बस यादाश्त वाला जो भी बात है ना, उसमें थोड़ा सा तो परेशानी आ ही जाती है। हम लोग, उम्र भी हो गया। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा क्या है, कुछ नहीं है। इतना ऊर्जा दे दो इलेक्ट्रॉन को कि वो घर द्वार छोड़ के निकल जाए, उसी को कहते हैं आयनिक ऊर्जा। घर द्वार मतलब सर एटम, इलेक्ट्रॉन का घर कौन चीज है, एटम। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा लेकर कक्षा को छोड़कर परमाणु के बाहर निकल जाती है तो इसे आयनन ऊर्जा असर कहते हैं। इस ऊर्जा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें क्या है तथा इसके गुणों को लिखें। अब बहुत बच्चा बोलता था सर इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह इंग्लिश लिख दी है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हिंदी हम बोल देंगे, सुन लीजिएगा। एक्स रे क्या है, एक्स रे जानते हैं, जाते हैं जो एक्स रे, किसी का अगर कुछ फ्रैक्चर ट्रैक्चर हो जाता है तो देखने, ठीक है, तो वो ये एक्सरे गुण क्या है, ये बहुत उच्च आवृत्ति वाला होता है, बहुत उच्च ऊर्जा वाला होता है। बात समझ में आई। और प्रकाश के चाल से चलता है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। इसकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मटेरियल सबको पार कर जाता है। यही है इसका गुण। सर दंदनादन बोल दिए, चलिए कोई बात नहीं। एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड इन वैक्यूम। एक्सरे डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल। अच्छा, ब्रैग्स लॉ पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट में ब्रैग्स लॉ आता है। ठीक है, तो दो क्रिस्टल, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल, क्रिस्टल नाम सुने होंगे ना, दो क्रिस्टल के गैप के बीच के गैप को जानने के लिए भी ब्रैग साहब ने एक्सरे का उपयोग किया। एक्सरे अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन विजिबल लाइट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक्सरे डज नॉट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इधर उधर मुड़ता नहीं है, जबकि अल्फा और बीटा मुड़ता है पर गामा और एक्स मुड़ता नहीं है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इट कैन आयनाइज द गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर सकता है पर बहुत नहीं करता है। इट कैन इजिली पास द सर्टेन मटेरियल। यस, खास मांस वांस को तो पार कर जाता है, हड्डी को पार नहीं कर पाता। इट हैज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई एनर्जी। इसका आवृत्ति और ऊर्जा बहुत अधिक होता है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब हिंदी में अभी लिखने में समय, इंग्लिश में भी अभी इसमें लेजर के किरणें क्या है और इसके गुणों को हम अभी लिख दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, लेजर को, लेजर का फुल फॉर्म याद है ना, LASER। L फॉर लाइट सिखाए थे, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। क्योंकि अगर लेजर पूछा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फुल फॉर्म नहीं लिखे ना तो फिर वो समझ जाएगा कि खाली ना राम कहानी बोलता है। इसको कुछ टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कीजिएगा, वो पकड़ लेगा। देखिए अभी तक जितने भी बच्चे, जैसे हम बोलते हैं 69 लाया, 68 लाया, 70 लाया, वो सब बच्चा टेक्निकल फिजिक्स वाला वर्ड लिखता था। जो भी बच्चा फिजिक्स वाला वर्ड नहीं लिखेगा उसको आएगा नंबर, अगर वो सब क्वेश्चन को बनाएगा। लेकिन वो जो समझते हैं कि 70 में 69, 70 में 70, वो सब नहीं आएगा। 55, 62 तो ज्यादा हो गया, 55, 58, 59, 53, ऐसे 50 से 60 के बीच में आएगा। लेकिन 60 से 70 वाले के लिए ना वो टर्म बहुत जरूरी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन।
E for emission, emission, R for radiation, ठीक है। तो S for क्या हुआ? S for होता है स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। मजा आ रहा है जानकर कि नहीं आ रहा है? ठीक है। एमिशन, रेडिएशन, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यही है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, E फॉर S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन, R फॉर रेडिएशन। लाइट मतलब प्रकाश, एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाना, स्टिमुलेटेड मतलब जगाना, एमिशन मतलब निकलना, रेडिएशन मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का निकलना। अब इसका क्या क्या है, इसका गुण क्या क्या है? लेजर इज कोहेरेंट, यह कोहेरेंट होता है, कला संबंध। इट इज रिमेन पैरेलल अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, देखते हैं गांव समाज में लेजर टॉर्च लंबा दूर तक जाता है। इट इज मोनोक्रोमेटिक, देखते होंगे एक कलर का, ग्रीन तो ग्रीन, लाइट रेड तो रेड। इट इज पोलराइज्ड, यह ध्रुवित प्रकाश होता है। इट इज नॉट एमिटेड नॉर्मली, इट फॉलोज पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। यह नॉर्मली उत्सर्जित नहीं होता है। इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, इट फॉर्म्स प्लेन वेव फ्रंट, ये समतल तरंगदार, कोई भी चीज जो पैरेलल चलेगा ना वो समतल तरंगाग्र का निर्माण करेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। और अब आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पार कर गए, अब आए हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद फिर से एक जबरदस्त चैप्टर आएगा, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। द्रव्यमान दोष क्या है? द्रव्यमान दोष क्या है? 1 मिनट में हम आपको समझाते हैं द्रव्यमान दोष, आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। जैसे आप सोचिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेच रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेच रहे हैं, ठीक। अब कोई आदमी आया, कोई आदमी आया, बोला कि हमको 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन चाहिए। तो आप क्या किए? 5 अगुना प्रोटॉन का मास जितना आप जानते थे, सुनिएगा बहुत मजेदार है, इसको गुना किए और बोले 5 गो न्यूट्रॉन का भी जितना मास जानते थे उससे गुना किए। आई बात समझ में? इस दोनों को जोड़ दिए और अपने जो वर्कर है उसको बोले कि इसको एगो नाभिक दे दो, तो एगो पैकेट दे दो, तो जिसमें कि 5 ठो प्रोटॉन और 5 ठो न्यूट्रॉन है, ठीक। वो क्या किया? वो दे दिया, और वो दे करके जब नापा तो आपको जब नाप के बताया तो आप बोले अरे हम तो जान रहे 5 गो प्रोटॉन का इतना और इतना मास होना चाहिए, तुम्हारा कम क्यों आ रहा है रे? बोलता हम क्या करें मालिक, आप तो बोले जो पैकेट में 5 गो प्रोटॉन और 5 गो न्यूट्रॉन एक साथ है वो लेके दे दो। हम दे दिए, उसको नाप रहा है, कम निकल रहा है, हम क्या करें? आप परेशान हैं कि अरे प्रोटॉन का तो मास बदलेगा नहीं, न्यूट्रॉन का भी मास बदलेगा नहीं, तो भैया हम तो देख रहे हैं तो इतना आना चाहिए, वहां उतना। ये जो अंतर है ना, इसी को कहा जाता है द्रव्यमान दोष। यानी अलग अलग अगर देखिएगा तो 5-5 गो का जो द्रव्यमान आएगा, और जो एक पैकेट में है यानी कि नाभिक में अंदर में है उसका द्रव्यमान उससे कम होता है। इसी को द्रव्यमान दोष कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। किसी भी नाभिकीय कणों के द्रव्यमानों के योग, ये हुआ द्रव्यमान का योग, जो आप देखे कैलकुलेट किए खट 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 खट, आप सोचे कि जितना वो देगा तो उतना ही होगा, ठीक। तथा नाभिक के द्रव्यमान, वो नाभिक वो जो दिया उसको, नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या कहा जाता है? मास डिफेक्ट। बहुत अच्छा है ये। तो अब जैसे फॉर्मूला लिखिएगा डेल्टा एम, ठीक है। तो जेड गो प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड गो न्यूट्रॉन, ठीक। आप सोचिएगा कि इतना मास होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ कुछ और, हुआ ये। तो इस दोनों के अंतर को कहा जाता है डेल्टा एम। ये लिखना बहुत जरूरी है, और ये सब भी लिखना बहुत जरूरी है। जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनका एम हाई है उनके लिए, कि जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए है नंबर ऑफ टोटल मास नंबर, ए माइनस जेड है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन, mp है मास ऑफ प्रोटॉन। ये सब नीचे में लिखना भी चाहिए, और तब ये क्वेश्चन सटीक हो जाए।
अब बंधन ऊर्जा क्या है? तो भैया वो जो मास है वो गया कहां? वो मास ऊर्जा बन गया और उसी के चलते वो बंधा हुआ है। तो जो मास दोष, द्रव्यमान दोष के कारण जो ऊर्जा बना उसी को कहते हैं बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है E बराबर होता है MC स्क्वायर। तो जो मास गायब हो गया, पता नहीं चला कहां गया, वो मास ऊर्जा बना और वही है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, ऐसी आवश्यक ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को नाभिकीय बल के साथ बांधे रखता है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। वह बाहरी ऊर्जा जो नाभिक कणों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो उसे बंध। अच्छा, जितना ऊर्जा से वो बंधा हुआ है उतना ही कोई धुरम से मार दे तो वो अलग अलग हो सकता है। मास डिफेक्ट के समतुल्य ऊर्जा बंधन ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता क्या है? अब जैसे पूछा रेडियो सक्रियता, खटाक से एक ठो ऐसे बनाएंगे सैंपल, इसमें रखेंगे बहुत सारे नाभिक और इससे निकालेंगे अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये जैसे प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और ये जैसे माइनस माइनस माइनस, ये कहलाया बीटा, ये कहलाया अल्फा, और ये जो बीच में है ये कहलाया गामा। तो होता क्या है कि ये जो अंदर में है ना, ये रेडियो सक्रिय नाभिक है। बात समझ में आई? रेडियो सक्रिय नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा निकलते रहता है और वो अपने स्वरूप में परिवर्तन करके एक स्टेबल, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नाभिक का निर्माण करना चाहता है। इसी को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो देखिए, किसी नाभिकों के संग्रह, देखिए संग्रह से अलग अलग किरणों के निकलने से उसके स्वरूप में परिवर्तन होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। समझ कितना सिंपल है, किसी नाभिकों के संग्रह से अलग अलग किरणों के, अब एक ठो ने थोड़ा एक दो ठो और दिखा दीजिए, ऐसे अलग अलग किरणों के निकलने की, अलग अलग किरणों के निकलने की घटना, निकलने से नाभिक के स्वरूप में परिवर्तन होने की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा के दो गुणों को लिखें। बीटा के भी दो गुण पूछ सकते हैं, अल्फा के भी दो गुण पूछ सकते हैं, बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है, पर जनरली बीटा माइनस के बारे में बात किया जाता है। तो बीटा माइनस किसके जैसा है? इलेक्ट्रॉन बीम जैसा है, निगेटिव है, ठीक है, हल्का है, बात समझ में आई? ठीक, और इसका वेधन क्षमता उतना ज्यादा नहीं होता है, इसका आयनीकरण ऊर्जा भी, आयनीकरण क्षमता भी उतना ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है गामा का और सबसे ज्यादा आयनन क्षमता होता है अल्फा का। ये दोनों चीज इसका बीच बीच में। तो बीटा किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कण के सापेक्ष में अधिक प्रभावित करती है। यह गैस को आयनीकृत कर सकता है परंतु अल्फा कण से 1/10 गुना कम, और इसकी वेधन क्षमता गामा से 1/100 गुना कम, गामा से 1/100 गुना कम। वेधन क्षमता जो होती है ना, वेधन, वेधन यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग क्षमता, वेधन क्षमता, पेनेट्रेट करने की क्षमता, वेधन क्षमता जो होती है वो गामा से 1/100 गुना कम। अब इसी तरह अल्फा का भी पूछ सकता है, ठीक, इसी तरह गामा का भी पूछ सकता है। तो आशा करते हैं ये आप लिख पाइएगा। ठीक है, बीटा जो है, बीटा जो है एक इलेक्ट्रॉन के जैसा है, समझिए। अर्ध आयु काल से क्या समझते हैं? तो भाई मेरे, जैसे कि इसमें अभी जो रेडियो सक्रियता हो रही थी, इसमें 100 नाभिक था, 100 नाभिक था, ठीक, टूट के कुछ देर में 50 ही नाभिक बच गया। मतलब इसमें 100 नाभिक था यूरेनियम का, वो अपना स्वरूप बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया। एक समय ऐसा आ गया कि इसमें अब 50 ही यूरेनियम बचा और 50 ठो कोई दूसरा बन गया है।
गायब नहीं हो गया, कोई दूसरा बन गया, ठीक है। तो इस समय अंतराल को, ये जो टाइम है, इसी को कहते हैं अर्ध आयु काल। तो वह समय अंतराल जिसमें सैंपल में उपस्थित नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या के आधी हो जाए, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। इस पे तो बहुत क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी, ठीक है। और ये चैप्टर हम YouTube पर ही पढ़ाए हैं पूरी तरह से, पूरा तरह चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो देखिए इसमें टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाय लेम्डा, ठीक है। ये युवा अर्ध आयु काल, ठीक है। ये अर्ध आयु काल आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आएगा। टी हाफ वहां भी पढ़ते थे, वहां क्या पढ़ते होंगे टी हाफ, हमको जहां तक लगता है टी हाफ बराबर यही पढ़ते होंगे 0.693 बाय के। क्या हम गलत बोल रहे हैं? जहां की के को बोला गया होगा रिएक्शन कांस्टेंट शायद, ठीक है। यहां लेम्डा को बोला जाता है, लेम्डा को बोला जाता है डीके कांस्टेंट। बोलिए तो क्या ये हम सही बोल पा रहे हैं कि गलत बोल पा रहे हैं? थोड़ा सा एक बार बताइएगा। क्या ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? यस और नो खाली बोलिएगा, हमको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि हमारे दिमाग में कैसा गलत है सही है। जल्दी बताइए, यस और नो जी। कि थोड़ा सा आज पेशेंस रख करके पढ़ ले। औसत आयु काल क्या है? व्हाट इज एवरेज लाइफ टाइम? औसत आयु का मतलब जैसे कि एक शहर है, एक शहर में बहुत आदमी है, जैसे कहता है कि जापान के आदमी का औसत आयु बहुत ज्यादा होता है, तो भैया जापान में अब तक जितना आदमी मरा है उस सब आदमी का समय जोड़ लीजिए जितना दिन जिया, और उसको उस आदमी की संख्या से भाग दे दीजिए। मतलब सीधा है कि टी एवरेज बराबर होगा टोटल टाइम, जितना दिन जिया है, अब बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा आता है इसका फॉर्मूला। टी एवरेज बराबर होता है 1 बाय लेम्डा। टी एवरेज बराबर क्या होता है? 1 बाय लेम्डा, ठीक। याद रखिएगा टी एवरेज बराबर क्या होता है? 1 बाय लेम्डा, जहां लेम्डा है डीके कांस्टेंट। लेम्डा क्या है बाबू? डीके कांस्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाभिकीय अच्छा ये पढ़े नहीं क्या? पढ़ दें। किसी सैंपल के में उपस्थित बिना क्षय हुए नाभिकों का औसत आयु काल कहलाता है। मजाक था ये। अब नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। अब फिर ये भी क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा। अंतर वाला क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, अंतर वाले क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, मार्क्स आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा? बड़ा नाभिक टूटेगा कि छोटा? तो पहले ही दिमाग में आ गया बड़ा। संलयन में छोटा एक। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होगा, संलयन में भी ऊर्जा उत्पन्न होगा। नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक के टूटने से बहुत ज्यादा, यूरेनियम के नाभिक एगो टूटने से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 2 ड्यूटेरियम जुड़ने से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 1 ग्राम में ये घट जाता है, फिर ही बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें 1 ग्राम में बहुत संख्या हो जाता है, इसमें उतना संख्या नहीं हो जाता है। नाभिक विखंडन में एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिक में टूट जाता है। नाभिक के संलयन में 2 छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नाभिक के विखंडन न्यूट्रॉन के द्वारा प्रहार कराया जाता है। नाभिक के संलयन नाभिक पर उच्च ताप और उच्च दाब आरोपित करके कराया जाता है। एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 ड्यूटेरियम नाभिक के संलयन से लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जानते हैं एक और क्वेश्चन पता है पूछ सकता है, हम आपको बोल देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया और रेडियो सक्रियता में क्या अंतर है? ये अगर पूछ दिया ना तो ये बहुत कम बच्चा बनाएगा, क्योंकि ये मार्केट में नया है। रेडियो सक्रियता में क्या अंतर है, ये अगर पूछ दिया ना तो जरूर इसमें बच्चा फंस जाएगा, ये मार्केट में नया है। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है ना, वो कुछ से मार मुड़ के न्यूट्रॉन मार मुड़ के कराया जाता है, और रेडियो सक्रियता स्वाभाविक रूप से टूटता है। बहुत इंपॉर्टेंट। नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक टूटते हैं 2 लगभग एक समान जैसे हिस्से में, और इसमें छोटे छोटे कण निकलते हैं। तो कम से कम ये 2 चीज जरूर वहां पे लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको भी खोज के देखिएगा, अगर मिल जाए तो जरूर बनाइएगा। मंदक, शीतलक तथा नियंत्रण छड़ का नाभिकीय संयंत्र में क्या उपयोग है? मंदक क्या करेगा? नाम से ही मंद करेगा, न्यूट्रॉन जो जा रहा है उसको मंद करेगा, रोकेगा, धीरे करेगा, स्लो करेगा। और इसके लिए यूज होता है ग्रेफाइट, भारी जल, जनरली दो ठो, बहुत ज्यादा, ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक, उसके बाद आया कौन? शीतलक। शीतलक देखिए ठंडा करने वाला, तो नाभिक में विस्फोट हुआ, गर्मी उत्पन्न हुआ, उसको ठंडा करने के लिए पानी दीजिए, गैस दीजिए, जो दे दीजिए उसको कहेंगे शीतलक। नियंत्रण, जो नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करेगा। कैसे नियंत्रित करेगा? न्यूट्रॉन जो निकल रहा है उसको अवशोषित कर लेगा, तो भैया विस्फोट होने से बचा लेगा। यही तो है। अब ये तीनों वर्ड से अगर आप क्लिक कर लिए ना अपने ब्रेन में, फिर आप नहीं फंसिएगा। इसका कार्य तीव्र न्यूट्रॉनों को की गति कम करना है, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया लगातार चलती रहे। भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है, एग्जाम्पल साधारण जल, भारी जल, ग्रेफाइट। शीतलक, शीतलक का कार्य विखंडन क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित करना है। इसके लिए वायु, जल, CO2 का उपयोग किया जाता है, इसके लिए। ठीक है। नियंत्रण छड़, नियंत्रण छड़ का उपयोग है। नियंत्रण छड़ किसका बना होता है? कैडमियम, बोरोन, ये सब का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करके नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, इसके लिए कैडमियम या बोरोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आइए हम लोग कहां घुस गए? सेमीकंडक्टर में। तो हमको लगता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन है, 8। अभी तक में हम लोग जानते हैं कितना क्वेश्चन पढ़ लिए? कितना क्वेश्चन अंदाजा है? कुछ हम लोग पढ़ लिए होंगे लगभग, तो 25 से 30 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब ये जो है, इस चैप्टर को तो हम किसी भी बच्चे को किसी भी हालात में छोड़ने का ये नहीं देंगे, मतलब अनुमति। हम अपने हिसाब से बोलेंगे बाबू कुछ भी हो, ये चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नहीं पढ़ के जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन से वंचित रह जाओगे। आसान आसान क्वेश्चन है। बाह्य अर्धचालक से क्या समझते हैं? बहुत ही आसान। जब किसी निज अर्धचालक यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में बाहरी त्रिसंयोजी या पंच संयोजी, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट अशुद्धि, ठीक है, डोपेंट को मिला करके यानी डोपिंग किया जाता है और उसके अर्धचालक गुणों में वृद्धि किया जाता है, तो इसे ही बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ऐसा अर्धचालक जिसमें अर्धचालक गुणों में वृद्धि बाहरी अशुद्धियों के डोपिंग के कारण होता है, उसे बाह्य। हम इससे बढ़िया बोले कि बाह्य त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धियों के मिलाने से। कुछ भी मिलाने से तो नहीं ना हो जाएगा, एक निश्चित चीज निश्चित तरीके से मिलाना पड़ता है। बाह्य अर्धचालक निज अर्धचालक की अपेक्षा ज्यादा अच्छे चालक होता है। अच्छा सर, आप पढ़ाए बाह्य अर्धचालक, अगर पूछ दिया निज अर्धचालक तब तो छोड़ देंगे? अरे नहीं बाबू, निज अर्धचालक तो एकदम निज मतलब अपना, जिसमें अर्धचालक गुण में अपने जो भी अर्धचालक का गुण है वो खुद की वजह, शुद्ध रूप में ऐसा अर्धचालक पदार्थ जो शुद्ध रूप में अर्धचालक गुणों को दिखाता है, उसको निज अर्धचालक कहते हैं। ओ सर, अच्छा, बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप अर्धचालक क्या है? तो भैया जब निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट मतलब सिलिकॉन में आप एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट वाला डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो जो बनता है जो अर्धचालक उसको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। उसमें होल की मात्रा, मूविंग होल की मात्रा इलेक्ट्रॉन की मात्रा से अधिक होती है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा क्रिस्टल होता है ये उदासीन होता है। बहुत लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, ये सब मिस्टेक नहीं करना। द सेमीकंडक्टर विच इंक्रीजेज सेमीकंडक्टिंग नेचर ड्यू टू डोपिंग ऑफ इट बाय एक्सटर्नल ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा अर्धचालक पदार्थ जिसमें अर्धचालक गुणों में वृद्धि बाहरी त्रिसंयोजी अशुद्धियों के डोपिंग के कारण होता है, उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। In p-type semiconductor, impurities are like boron, aluminum, etc. p-type अर्धचालक में अशुद्धियां बोरोन या एल्यूमिनियम के रूप में होते हैं। p-type अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धियों के मिलाने से कोटर का निर्माण होता है, होल का निर्माण, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है कि p-type में NH ग्रेटर देन NP, Ne होल की संख्या
मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो चलायमान इलेक्ट्रॉन है उससे अधिक होता है। ठीक, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम ये भी तो दे सकते थे, सोचिएगा कि एन टाइप क्या है। हम क्यों नहीं दिए, 1 मिनट के लिए प्लीज दोस्तों, अगर बोर नहीं हुए, हम इसलिए नहीं दिए ना कि अगर कोई होशियार बच्चा है ना, अगर पी टाइप समझ गया है तो एन टाइप तुरंत समझ जाएगा कि इसमें डाले थे ट्राइवैलेंट, उसमें डालेंगे पंच संयोजी पेंटावैलेंट, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम वो क्वेश्चन को फिर से क्यों आपको बर्डन बढ़ाएं। अब ये क्वेश्चन बच्चा अच्छे समझ गए, वो भी समझ जाएगा। हम उससे होशियारी क्या किए, हम आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, फिर अंतर वाला, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक में अंतर बताइए। तो इसमें तो दोनों आ गए, पी टाइप अभी जो पढ़े, एन टाइप जो पढ़ते, ठीक है ना दोस्त। तो पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धियां बोरोन या एल्यूमिनियम के रूप में होता है, इसमें फास्फोरस या आर्सेनिक के रूप में होता है। पी टाइप अर्धचालक त्रिसंयोजी, इसमें पंच संयोजी। पी टाइप अर्धचालक में कोटर की मात्रा अधिक, NH ग्रेटर देन Ne, इसमें NH लेसर देन Ne। आप होशियार बच्चा है तो अगर आपको ये वाला याद है तो वो भी लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन के नॉलेज का दूसरे जगह भी उपयोग किया जा सकता है। पी टाइप अर्धचालक की चालकता एन टाइप के सापेक्ष में कम होती है, और इसमें एन टाइप अर्धचालक की चालकता पी टाइप से अधिक होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, चलिए, अग्र अभिनति पीएन जंक्शन डायोड क्या है। तो पहले तो दोनों चीजें, अग्र अभिनति पीएन जंक्शन, तो पहले पीएन जंक्शन, तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर के पीएन जंक्शन बनाया जाता है, और इससे एक डायोड का निर्माण होता है जो धारा की दिशा को नियंत्रित करता है, एक निश्चित दिशा में धारा को गुजरने देता है। इसी को कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब उसको अग्र अभिनति कब बोलेंगे, जबकि पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को निगेटिव से जोड़ा जाता। ठीक है, तो यही हुआ आपका। तो ऐसा अभिनति जिसमें पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तथा एन टाइप को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ऐसे अभिनति को अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रिफ्ट धारा क्या है, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट। अब देखिए, एक आता था डिफ्यूजन करंट, एक मिलन की धारा, एक विसरण, मतलब एक मिलन की धारा और एक जुदाई की धारा, याद है ना। एक में मिलन, जब होल और इलेक्ट्रॉन मिलते थे तो विसरण धारा डिफ्यूजन करंट, और जब डिप्लीशन लेयर के अंदर होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग होते थे और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण भागते थे, उससे जो धारा उत्पन्न होती थी उसको कहते थे ड्रिफ्ट धारा। तो अब अक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के अलग होने पर उसके विभवांतर के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, चालन बैंड किसे कहते हैं, कंडक्शन बैंड। ये तो बहुत आसान था, ये तो शुरू में ही आना चाहिए था। एनर्जी बैंड पढ़े थे, तो जब परमाणु में, मतलब किसी भी सॉलिड में परमाणु काफी करीब आते हैं तो इसके जो बाहरी कक्षा का जो आच्छादन होता है उससे जो बैंड का निर्माण होता है उसी को चालन बैंड कहते हैं। तो ऐसी ऊर्जा पट्टी जो एक दूसरे के करीब एकत्रित परमाणुओं के बाहरी कक्षा के आच्छादन से निर्मित हो उसे चालन बैंड कहते हैं। चालन पट्टी या तो पूरी तरह खाली होती है या बहुत कम मात्रा में भरी होती है। चालन पट्टी के इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करते हैं। अर्धतरंगदिष्टकारी क्या है, देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक बार हम इसका थोड़ा सा फोटो बनाते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये देख लीजिए, देख लीजिएगा बाबू, हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा दोनों ही तरीके से, इवन ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में। सर लॉन्ग में कैसे? लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि हाफ वेव तथा फुल वेव रेक्टिफायर की व्याख्या करें, दोनों एक साथ मिला के पूछ देगा। अब देखिए, ये देखिए, ये है इनपुट और ये है डायोड और यहां है बल्ब, ये हुआ आउटपुट, ये हुआ आउटपुट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होगा ना,
ये अल्टरनेटिंग है, एक बार करंट ऐसे जाना चाहेगा, एक बार ऐसे। जब ऐसे जाएगा तो बल्ब जलेगा, लेकिन जब ऐसे जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा सर? ऐसे तो बल्ब को पार करेगा नहीं। पर ये ना क्या करता है, ये रिवर्स बायस्ड में परिपथ में धारा प्रवाहित होने से रोक देता है, तो परिपथ में धारा ही प्रवाहित नहीं होगा। तो मतलब अगर इसका इनपुट ग्राफ ऐसा है, इनपुट ग्राफ अगर ऐसा है तो आउटपुट ग्राफ कैसा होगा दिखाते हैं। ये इनपुट ग्राफ है अगर मेरे दोस्तों, तो आउटपुट ग्राफ कैसा होगा? आउटपुट ग्राफ थोड़ा सा अलग किस्म का होगा। आउटपुट ग्राफ थोड़ा अलग किस्म का होगा। ये इनपुट है तो आउटपुट ग्राफ में ये नीचे वाला गायब हो जाए, ये गायब, इसी को रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफाई हो गया अर्ध तरंग दृष्टिकारी। लेकिन अगर यहां इनपुट का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट का भी फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा दृष्टिकारी जो प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र को, ये कभी नहीं ठीक हो पाएगा हमसे। अर्ध चक्र के धारा को गुजरने देता है तथा अर्ध चक्र के धारा को रोक देता है, इसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, अब आएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो ऐसा दृष्टिकारी है जो कि पूरे साइकिल को गुजरने देता है, मतलब ऐसे भी गुजरने देता है, ऐसे भी, लेकिन बल्ब को हर बार एक ही दिशा से आता हुआ प्रतीत होगा मेरे दोस्तों। आइए, सर आज एक ही क्लास में आप क्यों ले रहे हैं सर? ठीक है, हम लोग को भूख लग गया। अरे भैया खा लो ना, खाते खाते पढ़ लो, कौन सी बड़ी बात। सर अपने से खाना बनाते हैं। नहीं रे पगलू, अभी तो तुम लोग घर में होगा, मम्मी बनाई होगी तुम्हारे खाना। सर आपको भूख प्यास नहीं लगता है सर? अरे लगता है, पर हमको पैसे कमाने की भूख ज्यादा है। कैसा बात करते हैं सर आप, बड़ा गजब इंसान है। एकदम पैसा कमाने के लिए मर जाइएगा सर? हाँ रे मर जाएंगे हम पैसा कमाने के लिए। तो सर खाने पीने देते कितना मजा आता, पढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको तो खाली सर अपना पैसा से मतलब है, बच्चा भूखा है उससे कोई मतलब नहीं। आपको कितना निर्दयी आदमी है आप। ओहो आहा, अरे हम आपके मन से बात कर रहे हैं, आपके मन की बातें। आपको लगता होगा कि ई आदमी, अरे हमको भी भूख लगता है, हमको भी थकान होता है, और कुछ बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाई हो जाएगा, बट कुछ मन में एम होता है, और उस एम को कंप्लीट करने के लिए आपको पता है मेहनत करना पड़ता है, और सब लोग करता है, हम अकेला इंसान नहीं है। ठीक है, ये हुआ बाबू इनपुट और ये हुआ आउटपुट। ओ भाई पी, ठीक है, आ जाओ। अब इसका फिर से ग्राफ लिखते हैं। अगर इनपुट ग्राफ ऐसा होगा तो आउटपुट ग्राफ कैसा होगा? तो बताते हैं दोस्त। अगर इनपुट ग्राफ ऐसा होगा ना, इनपुट ऐसा होगा, ठीक है, तो आउटपुट जो होगा वो ऐसा होगा, ऐसा। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं सोना बाबू? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला भी पलट, मतलब जानते हैं इस बल्ब को हर बार एक ही दिशा से धारा निकलता हुआ प्रतीत, तो इधर से निकले, इधर से निकले, मतलब इधर से भी जाएगा। ये P है, N है, P है, N है, हर बार इसको एक ही दिशा से जाता हुआ धारा महसूस होगा। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं ये। अब इसका अगर इनपुट है 50 हर्ट्ज, तो जानते हो इसका आउटपुट होगा 100 हर्ट्ज। ये सब अगर आप लिखते हैं, खूब बढ़िया से ये बनाते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको तो मार्क्स मिलेगा ही। ऐसा दृष्टिकारी जो किसी प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के धारा को गुजरने देता है, परंतु सभी अर्ध चक्र के धारा का दिशा समान होता है, उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। नाम देखिए, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड। तो ऐसा पीएन जंक्शन डायोड
जो फॉरवर्ड बायस में रहता है, याद रखिएगा जो मेन पॉइंट है इसका फॉरवर्ड बायस, और ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। इसका ऐसा है, ये देखिए ये करंट है और इससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो यह एक गहनमादित अग्र अभिनत पीएन जंक्शन डायोड है जो अग्र अभिनति में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ठीक है, जेनर डायोड क्या है? ठीक है, जेनर डायोड, अब देखिए जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करेगा और ये भंजक क्षेत्र में काम करेगा। इसमें उल्टा धारा दे करके रिवर्स बायस में पहले तो धारा को रोके रहते हैं और जब बहुत पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है तो इसके बांध को तोड़ के चला जाता है, इसी को कहते हैं जेनर डायोड। तो ये इसका देखिएगा, इसका जरूर आप सिंबल देख लीजिए, सिंबल ना एकदम जेड जैसा होगा, जेड जैसा। ऐसा, ठीक है, और ये रिवर्स बायस्ड में काम करता है, ऐसे धारा जाए रिवर्स बायस, ये रोके रहता है और एक निश्चित पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ये टूट जाता है। तो यह एक गहनमादित सिलिकॉन या जर्मेनियम के पीएन जंक्शन डायोड का उत्क्रम अभिनत रूप है जो भंजक क्षेत्र में कार्य करता है, जिसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। जब उत्क्रम अभिनति डायोड के दोनों सिरों के बीच बहुत उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसका विभव प्राचीर टूट जाता है। इसमें देखिए इधर होगा निगेटिव और इधर ही होगा पॉजिटिव, यही ये P है और ये N है, N टाइप के साइड ही पॉजिटिव जोड़ दिया गया, उल्टा कर दिया गया। और जब इसको बहुत हेवी कर देंगे ना तो ये टूट जाएगा और धारा प्रवाहित होने लगेगा, इसी को जेनर डायोड कहते हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है और किसी भी शिक्षक के पास पढ़ रहे होंगे जरूर आपको सजेशन के रूप में ये मिलेगा। नेक्स्ट, फोटो डायोड क्या है? ये जस्ट एलईडी का उल्टा है। एलईडी फॉरवर्ड होता था, फोटो रिवर्स होगा। पहला, एलईडी में विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा बनता था, इसमें प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा जानते हो बाबू, ऐसा। ठीक है, ये इसमें प्रकाश आ रहा है और ये रिवर्स बायस्ड, रिवर्स देखिए उधर से धारा दिखा रहा है। तो यह प्रकाश सुग्राही अर्धचालक पदार्थ से बना उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स बायस्ड पीएन संधि डायोड होता है जिस पर बाहरी प्रकाश डालने से धारा नियंत्रित होता है, फोटो डायोड। ठीक है, जब प्रकाश अर्धचालक डायोड संधि पर आपतित होता है, इसका थोड़ा सा वर्किंग भी लिखा गया है, तो इससे प्राप्त ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यह चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे इनका चालन होना शुरू हो जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है और प्रकाश अर्धचालक डायोड का चालकता बढ़ा देता है। इसके बाद है सोलर सेल। एक दो क्वेश्चन के बाद हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में चले जाएंगे। हम लोग का मॉडर्न आज किसी भी हाल में खत्म कर लीजिए प्लीज दोस्त। ठीक है, बस 10 मिनट और, मैक्सिमम 10 मिनट और, 10 से 12 मिनट। ठीक है, 10 से 12 मिनट और। सोलर सेल क्या है? देखिए इसमें 4 लेयर है, एक नीचे में प्लेट, एक ऊपर में प्लेट, प्लेट बोले तो चालक प्लेट, और बीच में पीएन संधि, पीएन जंक्शन। जब लाइट गिरता है पीएन संधि पर तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ऊपर की ओर जाता है, होल नीचे की ओर जाता है, तो नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाता है, ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे उसको बल्ब से जोड़े तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास दौड़ना चाहेगा तो बल्ब जलने लगेगा। तो यही चीज है। ये देखिए एकदम सिंपल डायग्राम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है ऊपर का प्लेट, ये है नीचे का प्लेट और ये है पीएन संधि। लाइट गिरा, ठीक, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो यह एक ऐसा पीएन संधि डायोड है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें गैलियम आर्सेनाइड या सिलिकॉन का पीएन संधि डायोड होता है जो एक कक्ष में बंद होता है, जिसके ऊपरी सतह पर एक खिड़की होती है, वही जो मेटल प्लेट जिससे प्रकाश आ सके। जब प्रकाश ऊर्जा डायोड के संधि क्षेत्र पर पड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से अलग होते हैं।
जो संधि के विद्युत क्षेत्र के अनुसार विपरीत दिशा में जाते हैं और जंक्शन के दो सिरों पर जमा होते हैं, जहां ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इससे दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया जाता है। तो ये हुआ आपका सोलर सेल। देखिए, कम से कम आप लगभग सब क्वेश्चन देखे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी तथा प्रकाश मीटरों में किया जाता है। इसका उपयोग कलाई, घड़ी तथा कैलकुलेटर में सौर ऊर्जा से शक्ति प्रदान करने में किया जाता है। इसका उपयोग घर वर में भी अब बहुत जगह लगने लगा, सोलर बहुत जल्दी हम भी लगवाने वाले हैं। इसका उपयोग उपग्रहों में भी काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपयुक्तों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। उपग्रह सब में तो भैया बैटरी जनरेटर लेके नहीं जाएगा, तो सोलर प्लेट का ही उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, अब लगभग समाप्त होने वाला है। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, एकदम ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है इसके लिए एक लॉन्ग भी, इसको एक बार जरूर लॉन्ग के रूप में भी हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कुछ कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ठीक है, जो गुजरने भी दे और रोक भी दे, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, पहला बात। दूसरा बात कि अब इसमें जाने भी दे और रोक दे, यानी एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए पीएन संधि का, पीएन दो गो संधि बनाएगा, उसके लिए 3 लेयर लेते हैं, पीएनपी या एनपीएन। तो यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो धारा की दिशा को नियंत्रित करता है तथा धारा शक्ति और वोल्टता को प्रवर्धित करता है। यह पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के 3 परतों से बनी हुई वह युक्ति है जो ट्रायोड वॉल्व की भांति व्यवहार करता है। यानी यह धारा की दिशा, मतलब बोले ना कि जाने भी देगा और रोकेगा भी, तो धारा की दिशा को नियंत्रित करने वाला है, ठीक। और ये प्रवर्धन का भी काम करता है, बढ़ाता भी है वोल्टेज और धारा को, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब 3 ठो गेट है, आप नाम सुने होंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। 3 मूल गेट को हम थोड़ा सा यहां बोले हैं। और गेट अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो होगा, आप पढ़ लीजिएगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट में क्या होता है, या तो एक स्विच ऑन करो तब भी बल्ब जले, दूसरा स्विच ऑन करो तब भी बल्ब जले, तो इसको कहते हैं और गेट, ठीक है। इसको कौन सा गेट कहते हैं बाबू? और गेट। देख लीजिए, हो गया, बन गया, और गेट बन के रेडी है, ठीक है। ये देखिए, ये ए बी और ये है वाई, ठीक है। जैसे ए स्विच ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, बी ऑन करेंगे तो भी बल्ब जलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको ये बनाना है, सिंबल बनाना है। प्लीज पहले तो समझ लीजिए क्या क्या बनाना है, और ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे जरूरी ट्रूथ टेबल जरूर बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ए बी वाई 0 1 0 1 0 1, नहीं 0 1, ये देखिए गलती से लिखा गया है 1 और 1 1 1 और 0 0 0। ये हुआ आपका ट्रूथ टेबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ए ऑन कीजिएगा तब भी बल्ब जलेगा, ए ऑफ कर दीजिए, बी ऑन कर दीजिए तब भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑन कर दीजिए तब भी, और दोनों में कोई भी ऑन नहीं कीजिएगा तब बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको कितना चीज ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, और ये भी लिखना है, y बराबर a प्लस बी। ये हुआ बुलियन। ये पूरा चीज जरूर लिख दीजिएगा। वह तर्क द्वार या परिपथ जो किसी भी एक धन निवेशी सिग्नल के लिए धन निर्गम सिग्नल उत्पन्न करता हो उसे और गेट कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेतों के लिए एक निर्गम संकेत मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया और गेट। उसी तरह है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का चौकोबार के जैसा होता है, उसका सिंबल जानते ही हैं। और फिर एंड गेट में मतलब एक दोनों में जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। आपको तो पता ही है, ये है बल्ब, ये है स्विच, ए बी वाई, ठीक है। आ जाइए मेरे दोस्तों, ये हो गया। अब इसका तुरंत ट्रूथ टेबल खटाक से बना दीजिएगा।
ठीक है, ABY 0 1 1 नहीं 0। जब एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा तो नहीं जलेगा। 1 0 0 1 1 1 0 0 0, ठीक, ये हुआ एंड गेट। तो इस दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, ऐसा तर्क द्वार या परिपथ जो तब तक धन निर्गम सिग्नल उत्पन्न नहीं करता है, तब तक बल्ब नहीं जलेगा जब तक कि दोनों स्विच ऑन ना हो, दोनों या सभी स्विच ऑन ना हो। इसमें भी 2 या 2 से अधिक निवेशी संकेत हो सकते हैं जिसका एक निर्गम संकेत होता है। नॉट जस्ट उल्टा, जब ऑन होगा यस बोलिएगा तो नो हो जाएगा, नो बोलिएगा तो यस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तर्क द्वार जो निवेश से संकेत को उल्टा करके निर्गम संकेत उत्पन्न करता हो उसे नॉट गेट कहते हैं। इसमें सिर्फ एक निवेशी संकेत के लिए एक ही निर्गम संकेत होता है। अब आइएगा कम्युनिकेशन, 4-5 क्वेश्चन है 5 मिनट में। मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन, ठीक है, थोड़ा सा वेव के बारे में, इसका वेव ज्यादा नहीं करेंगे। मॉड्यूलन आपको बताए थे, याद है, ट्रेन पे चढ़ाते थे आदमी को, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पे चढ़ाना मॉड्यूलन, उतारना डिमॉड्यूलन। तो किसी भी निम्न आवृत्ति वाले सूचना सिग्नल या आधार तरंग को उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं, आपको आना ही चाहिए। अब मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं, आयाम मॉड्यूलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन और फेज मॉड्यूलन। तो आयाम मॉड्यूलन क्या होगा? यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग का आयाम निम्न आवृत्ति वाले आधार तरंग या सूचना संकेत के आयाम के आधार पर परिवर्तित, छोड़िए उतना टेंशन मत लीजिए, निम्न आवृत्ति वाला जो सूचना सिग्नल है इसका आयाम के आधार पर इसका आयाम चेंज होगा। आयाम के आधार पर जब आयाम चेंज होगा तो इसको आयाम मॉड्यूलेशन कहेंगे, और आयाम के आधार पे जब आवृत्ति चेंज होगा तो उसको आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहेंगे। हर बार आयाम के ही आधार पर यहां कुछ चेंज होगा। ये हाथ है मेरा, समझिए कौन, वाहक तरंग, और ये हाथ है निम्न आवृत्ति वाला सूचना जिसको जाना है, इसको असल में जाना, ये आदमी है, ये ट्रेन है। तो इस आदमी के आयाम के हिसाब से अगर ट्रेन का आयाम चेंज किया तो आयाम मॉड्यूलेशन, और आदमी के आयाम के हिसाब से ट्रेन का फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हर बार एक साइड आयाम और एक साइड दूसरा रहेगा। मतलब देखिए इधर है सिग्नल और इधर है कैरियर। तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड, कैरियर का एम्पलीट्यूड, तो ये कहलाया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM। अच्छा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, इसको कहेंगे FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर का क्या, फेज, तो इसको कहते हैं PM, फेज मॉड्यूलेशन। तो सिग्नल में हर बार एम्पलीट्यूड, यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग का आयाम निम्न आवृत्ति वाले आधार तरंग या सूचना संकेत के आयाम के आधार पर परिवर्तित होता हो तो इस मॉड्यूलेशन को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक, अब यदि उच्च आवृत्ति, अच्छा इसका अगर ग्राफ वगैरह बना दीजिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ग्राफ वगैरह बना दीजिए तो कॉपी में बनवाए हुए हैं। यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग का आवृत्ति निम्न आवृत्ति वाले वाहक आधार तरंग या सूचना संकेत के आयाम के आधार पर परिवर्तित होता है तो मॉड्यूलेशन। यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, आवृत्ति परिवर्तित हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, आयाम। ये चीज पकड़िए, ये यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग का आयाम और यदि उच्च आवृत्ति वाले वाहक तरंग की आवृत्ति, ये वर्ड पकड़िए, इसमें आयाम परिवर्तित होता है, इसमें आवृत्ति परिवर्तित होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब आ गया व्हाट इज WWW फैक्स मॉडेम, कुछ नहीं है ये सब। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन को कहते हैं मॉडेम। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, अगर दुनिया, बहुत सारे कंप्यूटर दुनिया में जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। फैक्स, फेसिमाइल टेलीग्राफी, फेसिमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है,
कि फैक्स जो करते हैं, आप एक कागज को रखते हैं फोटोस्टेट जैसा, वो उसको एक डाटा में ट्रांसफर करता है। जैसे अभी तो आप क्या करते हैं, मोबाइल में फोटो खींच के भेज देते हैं, किसी को भेज देते हैं ना, वो वहां पे फोटोकॉपी कर सकता है। यही काम है फैक्स, बस सिंपल समझिए। फैक्स आपसे कोई पूछा, आप मन में सोचिएगा कि मोबाइल में आपके आधार कार्ड का फोटो खींच करके आप हमको भेज दिए, हम प्रिंट आउट निकलवा लिए, दैट्स ऑल, बस यही है। इसी को कहते हैं फैसिमाइल टेलीग्राफी, ठीक है। एनालॉग सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं? क्या है ऐसा सिग्नल जो लगातार समय के साथ बदलता है, एनालॉग सिग्नल। और जो 0 और 1 मतलब पॉजिटिव और जीरो के रूप में रहता है, उसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। इसका ग्राफ ऐसा होगा कभी भी, इसका ग्राफ ऐसा होगा कभी भी, ऐसा 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 कैसा भी, लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये हुआ डिजिटल का ग्राफ और ये हुआ एनालॉग का ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट है, अब समझिए, लास्ट क्वेश्चन है मॉडर्न का। और जितना क्वेश्चन अभी तक मैं मॉडर्न में दिए, इतना अगर आप करके जाते हैं, और ऐसा फिर डर नहीं कि सर इतना कैसे रटेंगे, नहीं, इतना जो हम 1-1.5 घंटे में आपको पढ़ा सकते हैं, 1.25-2 घंटे में, वो आप 4-5 घंटे में याद नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। अगर साल भर पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। हम आपको कोई ये चीज नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें जरूर कुछ क्वेश्चन को करके जाइएगा, पकड़ाने का बहुत संभावना है। इसमें से किसी एक पद की व्याख्या करें। ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव 1 मिनट में बताते हैं। ग्राउंड पे एक टावर से ग्राउंड के दूसरे टावर पे ग्राउंड के रास्ते जाना, कम ऊर्जा वाला, उसको कहते हैं ग्राउंड वेव। तरंग संचरण की इस प्रक्रिया में रेडियो तरंगें पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश गमन करती है। इन तरंगों को भूतरंगें कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रेषित्र यानी जो भेजने वाला है, ट्रांसमीटर तथा ग्राही के एंटीना पृथ्वी के निकट होने चाहिए। और इस संचरण में रेडियो तरंग की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। आकाश तरंग, ठीक, स्काई वेव, ठीक है, इसको जानते हैं। इसका हिंदी आकाश तरंग नहीं है, हम बता देते हैं। लगता है आकाश तरंग, लेकिन ये व्योम तरंग, व्योम तरंग, इसको वहां लिखा है परीक्षा में व्योम तरंग बोलेगा, ठीक है बाबू। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। इस क्वेश्चन को कम से कम इंग्लिश में भी जरूर देख लीजिए। इसका आ जाता है आकाश तरंग, अंतरिक्ष तरंग, आकाश तरंग बोलता है इसको, तो इसीलिए थोड़ा सा। व्योम तरंग क्या है, ठीक है। तरंग संचरण, इसमें क्या होता है, ये एक ये आपका एंटीना या टावर से निकलता है क्या, सिग्नल। और वो मतलब सिग्नल क्या समझिए, तरंग निकला बहुत उच्च आवृत्ति वाला, और वो गया कहां, आयनोस्फीयर में टकरा के और दूसरे में गया, ठीक है, हाई एनर्जी वाला तरंग, ठीक। इसी को कहते हैं स्काई वेव। तरंग संचरण की इस प्रक्रिया में उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर लौट जाते हैं, आकाश तरंग संचरण कहलाते हैं। आकाश तरंग की आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख सकते हैं कि एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक जाने में यह आयनोस्फीयर से टकरा करके लौट करके जाती है और इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। प्लीज थोड़ा और इससे बेहतर लिखा जा सकता था, हम भी 1-2 दिन के अंदर में ही इसको लिख देंगे, जिसे अगले साल हमको बोलने की जरूरत ना पड़े, वो बेहतर से बेहतर लिखा रहे, ठीक है। और लास्ट, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक, अंतरिक्ष। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीका होता है। एक तो सैटेलाइट की जो आयनोस्फीयर को भी छेद करके चला गया सैटेलाइट के पास और फिर वहां से लौट के आया दूसरे टावर का, या नहीं तो लाइन ऑफ साइट, इधर से इधर लाइन ऑफ साइट। और याद रखिएगा लाइन ऑफ साइट का प्रूफ भी पूछ सकता है LOS का, याद कीजिए, सिखाते थे, बस खत्म हो गया। ये देखिए, ये है एंटीना और ये भी है एंटीना, यहां से यहां, ठीक, RHD। तो R + H का होल स्क्वायर बराबर D², R² + H² + 2RH
बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को नेग्लेक्ट मान लेंगे। ठीक, अरे उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी। देखिए ये है आर, ये है आर प्लस एच, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH बराबर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल। ठीक है, इसको नगण्य मान लेंगे, डी बराबर अंडर रूट 2RH। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरे साथ जुड़े रहे। ठीक, आशा करते हैं हम आपके कुछ काम आ पाए होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।